जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यूपी पीएससी जेएससी एलटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे इतिहास के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए स्टार्ट करती है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, इतिहास से कौन से प्रश्न बनते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन कह के आ रहा है। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। 60 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और किसका कितना सही हो रहा है, सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो कुछ समय का हम वेट करेंगे, यानी 2 से 3 सेकंड का आपको समय देंगे। आप लोग भी कमेंट में आंसर बता सकें। तो राइट आंसर हो जाएगा पहले का ए, यानी नवपाषाण काल में इसका राइट आंसर है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, हम लोग तथ्यों को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे इसी वीडियो के थ्रू। देखिए दोस्तों, जो ये नवपाषाण काल की जो युग की शुरुआत होती है, ये होती है दोस्तों आपकी 9000 ईसा पूर्व में आरंभ होती है। और साथ ही साथ दोस्तों इसी में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, क्योंकि जो क्या है दोस्तों, कृषि के जो आविष्कार हुए हैं, कृषि के आविष्कार के साथ साथ बर्तनों की आवश्यकता जब महसूस हुई, जिसके कारण कुंभकारी सर्वप्रथम इसी युग में परिलक्षित होती है। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे अपने शॉर्ट नोट्स में, ताकि एग्जाम टाइम कुछ बेहतर रिवीजन हो सके। तो की पॉइंट को आप लोग नोट करते चलेंगे। सेकंड प्रश्न क्या बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग कमेंट में मेंशन करते चलेंगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये इतिहास का। HD संकालिया, ए कनिंगम एंड अगला AR अल्चिन या रॉबर्ट्स ब्रूट्सफोर्ड। बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट में आंसर बताते चलेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी ए कनिंगम। बी इज द राइट आंसर है। और देखिए, जो ये कनिंगम है, कनिंगम को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक इन्हीं को कहा जाता है। और ये जो कनिंगम है 1833 में दोस्तों, 1833 में एक सैन्य जो शिक्षार्थी के रूप में भारत आए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसे भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, जो GIC LT एग्जाम में 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी। सेल खड़ी से, अफिक से या पकी मिट्टी से या तांबे से दोस्तों। तो आप लोग भी कमेंट में बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सेल खड़ी से राइट आंसर है। जो सिंधु सभ्यता की जो रूपांतरित कला के क्षेत्र में मोहरों का जो महत्वपूर्ण स्थान था, मोहरों पर मूर्ति कला के दर्शन होते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम लोग इसे भी समझते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामने भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आलमगीरपुर है, कालीबंगा है, लोथल है, राखीगढ़ी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग भी कमेंट में मेंशन करते रहेंगे। चौथे का राइट आंसर है डी, यानी राखीगढ़ी बहुत बार पूछा गया है। आइए इससे इंपॉर्टेंट कुछ तथ्यों को भी हम लोग समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा, कहाँ पे है, ये हरियाणा में है। हरियाणा राज्य के जिंद जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज किसने किया था दोस्तों, तो प्रोफेसर सूरज भान और आचार्य भगवान देव ने की थी। इसे भी आप लोग जानते हुए चलेंगे। यहाँ से सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ से राखीगढ़ी से भारत में हड़प्पा सभ्यता के विशालतम नगरों में राखीगढ़ी एक है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्यों से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उस पर हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि एग्जाम के क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी समझते चले इसी वीडियो में। ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों इतिहास का, यानी हिस्ट्री का, ये प्रैक्टिस सेट 2 है दोस्तों। ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट प्रैक्टिस से सॉल्व कर रखा है, वो आपका ज्योग्राफी का है। इसी तरीके से हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप भी जवाब देते चलेंगे कमेंट बॉक्स में, और किसका कितना सही हो रहा है कमेंट में लास्ट में जरूर करेंगे। तो लास्ट में आपको जरूर बताना है कि इसका कितना सही हो रहा है। तो आइए हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट आता रहेगा हर सब्जेक्ट का। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए। हम लोगों ने ऑलरेडी दोस्तों जितने भी PYQ हैं, सभी सब्जेक्ट के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अभी तक एग्जाम हुए हैं GIC LT के, सभी को सॉल्व करा रखा है। उसका प्लेलिस्ट बना है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा
पूरा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। लो भैया, लोकेशन वाले प्रश्न है, इतिहास में भी आ गए हैं। चौदड़ो, सुतकानगेर या मांडा सुर्तगोई, तो सोर्तुगोई या सुर्तगाई। तो राइट आंसर पाँचवें का हो जाएगा दोस्तों डी, यानी आपका डी राइट आंसर है, सोर्तुगाई। मुंडीगाग और सोर्तुगाई नामक स्थल ये अफगानिस्तान में है, हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में पड़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। वेद में, ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? अनु, तुरु या तुर्वसु, पुरु। तो छठवें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, यानी तुर्वसु। सी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बनेगा, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवताओं की दो पुत्रियां कहा गया? बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। इस प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट 2 का इतिहास का बहुत ही लाजवाब प्रश्न होगा आज की इस प्रैक्टिस सेट का। इंद्र है, अग्नि है, प्रजापति है या रुद्र है? सातवें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, यानी प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा जाता है दोस्तों? सभा और समिति को कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बना है, एग्जाम आप लोग दे रहे होंगे तो इस क्वेश्चन से भली भांति परिचित होंगे। प्रैक्टिस सेट बेहद ही शानदार तरीके से चल रहा है। सब्जेक्ट के यानी ऑप्शनल पेपर का भी चल रहा है, सब्जेक्टिव एंड जो 30 नंबर के जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे उसका भी प्रैक्टिस सेट लगातार चल रहा है। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग एक बार मैं आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ, आप लोग आइए एएसके टीचिंग टेम्पल पर और चैनल को विजिट करिए। कितनी शानदार तरीके से सभी एग्जाम की तैयारी चल रही है, तो आप लोग स्वयं कमेंट करके बताएंगे कितनी शानदार तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो आप लोग चैनल से तुरंत जुड़ जाइए और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। आप लोग टेलीग्राम से भी डायरेक्ट नाम सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो ये यूपीपीएससी आयोग कराएगी ये आपका एलटी एग्जाम, तो भैया दोनों में ये प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होगा दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। महाभारत, छांदोग्य उपनिषद या अष्टाध्यायी या भागवत पुराण में। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर आठवें का क्या होगा। आठवें का राइट आंसर है बी, यानी छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले प्राप्त होता है। उपनिषद में कृष्ण को देवकी का पुत्र और कृष्ण को घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। तो कृष्ण के उपासक इन्हें भागवत यानी पूज्य कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो चीज़ें तथ्यों से भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जामों में, हम लोग उसे मिस नहीं करेंगे। 16 महाजनपदों का उल्लेख सभी दोस्तों को पता होगा प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को इसका आंसर पता ही होगा। किसी भी मित्र का ये प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग बताएंगे। महाभारत, रामायण में, अंगुत्तर निकाय या ललित विस्तार में। तो 9वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, यानी अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपद हैं इसका विस्तार मिलता है यानी उल्लेख मिलता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर महाजनपदों का निर्माण का समय था। इसका उल्लेख हमें बौद्ध व जैन साहित्य में भी मिलता है और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इन 16 महाजनपदों का वर्णन है। और 16वां महाजनपद जल्दी दोस्तों हम इस पर भी वीडियो करेंगे। 16वां महाजनपद की जो राजधानी है और हम मैपिंग के थ्रू भी देखेंगे कौन सा महाजनपद कहाँ स्थित है, उसका लोकेशन भी देखेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये भी प्रैक्टिस सेट का। जिन, रत्न, कैवल्य, निर्माण है। तो 10वीं का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी, यानी पूर्ण ज्ञान का जो शब्द कहा गया है इसे कैवल्य के नाम से जानते हैं। और कैवल्य का क्या अर्थ होता है दोस्तों, उसे भी आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जैन धर्म में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उसे भी हम लोग नोट करते हुए चलेंगे। जैनियों के 24वें तीर्थंकर हैं एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जिम्बिक ग्राम के समीप रज्जुपालिका नदी के किनारे सर्वोच्च अथवा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी को पूर्ण ज्ञान को ही कैवल्य कहा जाता है। लो भैया, हमने सभी चीज़ों पर डिस्कस भी कर लिया है। पूर्ण ज्ञान कहाँ से कहा गया, कहाँ से आया, इसे भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसे कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उस पर हम लोग तथ्यों को भी डिस्कस करते चलेंगे प्रैक्टिस सेट के साथ। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। चारों बौद्ध जो समिति हुई थी, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, तो चारों बौद्ध समिति को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो राइट आंसर क्या है?
प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में? तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, अनिरुद्ध, अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयभद्र। किसके शासनकाल में? तो 11 का राइट आंसर है बी, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो आइए हम लोग चारों संगीति देख लेते हैं, चारों समिति देख लेते हैं किसके शासनकाल में कब और कौन अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना हुआ था। देखिए, जो प्रथम बौद्ध समिति या बौद्ध संगीति का स्थान था राजगिरी, जो सप्तपर्णी गुफा में हुआ है। समय कब था इसका दोस्तों? पहली का 483, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अध्यक्ष उस समय कौन थे? महाकश्यप या महाकश्यप। और शासनकाल किसका था दोस्तों? अजातशत्रु, जो हर्यक वंश का था। और इसी जो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है, प्रश्न उद्देश्य बने हैं, अभी जस्ट हम आप लोगों ने पेट एग्जाम दिया होगा, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। इसका उद्देश्य था बुद्ध के जो उपदेशों के जो 2 पीटक हैं, विनय पीटक तथा सुत्त पीटक में संकलित किया गया है। और देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट अगला है द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थान वैशाली है। कहाँ पे हुआ था दूसरा वाला? ये वैशाली में हुआ था। समय क्या है इसका? 383। पहली वाली 483 और दूसरी 383। इसका अध्यक्ष कौन था दूसरे वाले में? तो दूसरे में सव्यकामी या सर्वकामी के नाम से जानते हैं, तो ये अध्यक्ष थे। तो आप लोग इसे भी समझते चलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों देखेंगे किसके शासनकाल में? कालाशोक, जो शिशुनाग वंश का शासक था। इसका उद्देश्य, इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासंघी 2 भागों में बंट गया था। ये 2 भागों में किस समिति में बटा था या किस संगीति में बटा था? तो दूसरे वाले में, दूसरे संगीति में। आइए आगे बढ़ते हैं। जो तीसरी समिति हुई थी या तीसरी संगीति हुई थी, ये कब हुआ था दोस्तों? ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। और समय 251 में, 251 ईस्वी में। अध्यक्ष उसमें कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्र थे। और शासनकाल किसका था दोस्तों? अशोक। बहुत बार पूछा है, अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और जो मौर्य वंश का राजा था। उद्देश्य इसमें मतलब इसका क्या महत्वपूर्ण बातें बनेंगी यहाँ पे? संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, इसे देख लेते हैं। चौथी जो संगीति हुई थी, यानी चौथी, ये हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? ये कश्मीर में हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में। और समय लगभग दोस्तों ईसापुर की प्रथम शताब्दी में हुआ था। और अध्यक्ष वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र एवं अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। किसके शासनकाल में? कनिष्क, जो कुषाण वंश का शासक था। उद्देश्य, बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान महायान में विभाजन हो गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट है, इसे आप लोग तैयार कर लेंगे। चारों संगीति पे हमने देख लिया है, यहाँ से प्रश्न बनते थे, इसलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है लगातार बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे आज का प्रैक्टिस सेट इतिहास का कैसा रहा। अगला जो होगा सेट वो हम लोग अभी जस्ट आगे हम लोग देखेंगे कौन सा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा, 3rd प्रैक्टिस सेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन सा था? ये भी प्रश्न पूछा गया। बिंबिसार, प्रद्योत या प्रसेनजीत, उदयन। तो राइट आंसर भी आप लोग को कमेंट में बताना है। तो 12 का राइट आंसर है सी, प्रसेनजीत था। सी इज द राइट आंसर है। आइए 13 क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 13 क्वेश्चन। किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो आपको चारों ऑप्शन देखिए, आपको बताना भी है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा अगाथोक्लीज, ए इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग 14 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टोटल 60 MCQ होंगे, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है? 3रे, 4थे, 5वें, 7वें। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, 7वें अभिलेख में ऐसा कहा गया। 14 अभिलेख हैं अशोक के द्वारा जो उत्कीर्ण किए गए थे, इसका PDF दोस्तों टेलीग्राम पे जल्दी दोस्तों अभी अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़कर इस PDF को आप लोग प्राप्त कर लीजिए। और सभी जो 14 अभिलेख है, इसमें 2, 3, 4 अभिलेख ऐसे हैं जो हर बार एग्जामों में प्रश्न है, इन अभिलेखों से पूछा गया है, तो आप लोग प्राप्त कर लेंगे। बाय मैपिंग के थ्रू आप लोग चीज़ों को PDF के थ्रू प्राप्त कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 60 क्वेश्चन में से किसका कितना सही हो रहा कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करेंगे। इस चीज़ को बिल्कुल भूलिएगा मत। आज की इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, तभी ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शानदार तरीके से तैयारी कर सकें। अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा देश सम्मिलित था? केरल, सतीपुत्र या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कर्नाटक था। डी इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या बनेगा? अशोक का समकालीन सिंहल नरेश कौन सा है? अभय, पकंडुक या तिस्य मुट शिव।
तो राइट आंसर 16 का हो जाएगा सी। कौन सा? सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अशोक के राज्यारोहण के किस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था? बहुत बार कलिंग युद्ध पूछा गया है। प्रथम, पंचम, अष्टम, त्रयोदश। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी अष्टम। सी इज द राइट आंसर है। और देखिए दोस्तों, कलिंग युद्ध कब हुआ था? आप लोग कमेंट में इसका मेंशन कर सकते हैं। कलिंग युद्ध हुआ था दोस्तों 261 ईसा ईस्वी में। इस चीज़ को आप लोग समझते चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इसे समझते हुए चलेंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ये जो कलिंग युद्ध है इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कभी कभी बन जाता है। कब हुआ था? 261 में, तो इसे सन भी जानते हुए चलेंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपके सामने 18वां। चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौ सैनिक अभियान चलाया था? राजाधिराज, राजराज प्रथम या राजेंद्र प्रथम, वीर राजेंद्र। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी राजेंद्र प्रथम ने चलाया था अभियान ये। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 19वां क्वेश्चन है, प्राचीन पत्तन एवं उनकी अवस्थिति के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये 4 पत्तन दी हैं, कहाँ इसका लोकेशन है ये आपको बताना है, आप लोग बताइए। तो 19 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी इज द राइट आंसर है। मसली, ये कोंकण है, ये गलत है, बकिया सभी सही हैं। आइए 20 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किसके काल में गंगेय चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी? तो भैया इसे स्टार कर लीजिए, प्रश्न बहुत बार पूछा है। परांतक 1, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम या विक्रम चोल। तो 20 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रथम। बहुत बार यह प्रश्न पूछा है, कन्फ्यूजन की स्थिति में लोग कुलोत्तुंग प्रथम लगा देते हैं, यानी इसको सी वाला आंसर मारते हैं, लेकिन इसमें राइट आंसर है राजेंद्र प्रथम। बी इज द राइट आंसर है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग भी बताएंगे कमेंट में। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। आइए हम लोग 22 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो ये तैयार कर लीजिए। 647, 1013, 711, कोई नहीं इनमें से। तो 22 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, 711 ईस्वी में भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण अरबों द्वारा कब किसके द्वारा किया गया था? अरबों के द्वारा 711 ईस्वी में किया गया था। अरब के तत्कालीन सूबेदार अल हज्जाज के आदेश से मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब सेना ने पश्चिमोत्तर भारत पर सिंध राज्य जो 712 में विजय प्राप्त कर सफल आक्रमण किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनेगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से किसने अजमेर के सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की थी? तो आपको 23वां का राइट आंसर है विग्रह राज। सी इज द राइट आंसर है। आइए 24 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में इसके साथ था? बहुत बार प्रश्न ने पूछा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हसन निजामी, मिनहाज, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी। तो 24 का राइट आंसर है सी, कौन था? अमीर खुसरो था साथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है, इसे आप लोग तैयार करते हुए चलेंगे। 25 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। टोटल 60 प्रश्न होंगे इस सीरीज में, प्रैक्टिस सेट 2 में, यानी हिस्ट्री का। ऑलरेडी हम लोगों ने ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रखा है। अगला कौन सा प्रैक्टिस सेट होगा आप लोग भी कमेंट में बताएंगे। खिजर खां द्वारा स्थापित राजवंश को संयुक्त राजवंशों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, खिजर खां पैगंबर मोहम्मद का वंशधर था। आइए 26 क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? सभी दोस्तों को पता है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और सभी दोस्तों को इसका राइट आंसर भी पता ही होगा। बिल्कुल आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेंगे। तो 26 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, यानी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है दोस्तों। 8 सुल्तानों का ये शासनकाल देखा हुआ था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी है। और अमीर खुसरो का जन्म कब है दोस्तों? 1253 में इसका जन्म हुआ था और इसकी डेथ हुई थी 1325 ईस्वी में। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इस सन को। तो 8 सुल्तानों का ये शासनकाल देखा हुआ था। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। ये आपके सामने, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? बहुत ही बार प्रश्न ये भी पूछा गया है। अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह या जलालुद्दीन बरनी। 27 का राइट आंसर है इब्न बतूता। बी इज द राइट आंसर। इब्न बतूता जो इसे शेख फतह अबू अब्दुल्ला के नाम से भी जाना जाता है। इसका शासनकाल था, कब आया था? 1333 में से लेकर 1347 तक के बीच में। मोरक्को का मूल निवासी या मोरक्को का मूल अफ्रीकी यात्री था। और किसके शासनकाल में आया था? किसके साथ आया था? यह सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या बनेगा, फैक्ट बनेगा, इब्न बतूता ने रेहला नामक
अपनी यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत कौन सा है? रेहला। बहुत बार एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है और बना है, तो इस पर चर्चा हो गई है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार सायण किससे संबंध है या किनसे संबंध है? तो वाकाटक, चालुक्य, पल्लव, विजयनगर, नृपति। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी, विजयनगर नृपति। अगला है क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख कौन करता है? तो स्टार कर लेंगे इस प्रश्न को। अब्दुल रज्जाक, एडर्डो बारबोसा, मार्को पोलो, निकोलो डी कॉन्टी। तो 29 का राइट आंसर है बी, बारबोसा, एडर्डो बारबोसा। बहुत बार पूछा है ये प्रश्न। और एडर्डो जो बारबोसा है 1516 ईस्वी में दोस्तों, ये 1516 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। बहुत बार यह प्रश्न पूछा है, किसके शासनकाल में आया था ये आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में 1516 ईस्वी में। और इस यात्री ने सती प्रथा के संदर्भ में बताया कि यह लिगायतों, चेटियों और ब्राह्मणों में प्रचलित नहीं था। तो भैया ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हम लोग उन सभी चीज़ों पर डिस्कस करते चल रहे हैं जहाँ से प्रश्न, जिन तथ्यों से प्रश्न एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे दोस्तों। आइए हम लोग 30 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न और हैं, टोटल 60 प्रश्नों की यह श्रृंखला है, लगातार प्रैक्टिस सेट चल रही है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो कौन थे? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। 30 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, औरंगजेब के शासनकाल के समकालीन थे। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आप लोग को भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हम लोग 2 से 3 सेकंड का वेट कर रहे हैं ताकि आप लोग भी कमेंट में आंसर बता सके, और किसका कितना सही हो रहा है कमेंट वीडियो के अंत में आप लोग जरूर बताएंगे किसका कितना हो रहा है सही 60 में से। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, मुझे पूरा आशा है सभी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। कोई भी आपका प्रश्न हो या कुछ चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ जाएंगे, उसका आंसर मैं स्वयं दूंगा। और कोई भी आप लोग सजेशन या कोई सुझाव देना चाहते हैं हमें, तो आप लोग बेझिझक सुझाव दीजिए, मैं उसको फुलफिल जरूर करूँगा अपने स्तर से। आइए आगे बढ़ते हैं, 31 क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको बताना है 31 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चंदेरी का जो युद्ध है ये सुमिलित नहीं है। आइए हम लोग देख लेते हैं चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था। 29 जनवरी 1528 में लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के मध्य, और जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को बुरी तरह पराजित कर दिया गया था। तो कब लड़ा गया था? 1528 में। तो ये सन इंपॉर्टेंट है, 29 जनवरी को। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है शेरशाह की जो कृषि नीति है, शेरशाह की जो कृषि नीति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा? ये जो है ये सही नहीं है। माप जो करने वाली जो अपनी इच्छा अनुसार अपना शुल्क लेने में छूट दी गई थी, ये सही नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, 33 क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे भी हम लोग देखते चलेंगे, सब चीज़ें समझते चलेंगे। अकबर के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था? मुल्ला यादजी, मिर्जा हाकिम, अब्दुल नबी या अब्दुल्ला सुल्तानपुरी। 33 का राइट आंसर है दोस्तों ए, मुल्ला यादजी हैं, राइट आंसर है ए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। आप लोग भी बताते चलेंगे क्वेश्चन कैसा लगा आप सभी दोस्तों को प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद। निम्नलिखित में से किसके बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया गया था? बहुत बार पूछा गया, आप सभी दोस्तों को इसका राइट आंसर पता ही होगा, आसानी से इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। 34 का राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी मीर जुमला ने दिया था। सी इज द राइट आंसर है। 35 क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। औरंगजेब ने सभी अंग्रेजों को गिरफ्तार करने और अपने साम्राज्य में सभी अंग्रेजी कारखानों को जब्त करने का आदेश जारी किया। क्यों किया आदेश जारी क्यों किया था दोस्तों? 35 का राइट आंसर है ए, क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल में स्थानीय शुल्क देने से इनकार किया था। इसी की वजह से जो 1680 में एक फरमान में औरंगजेब ने यह आदेश दिया कि 2% चुंगी के अतिरिक्त 1.5% यानी 1.5% 1.5% के अतिरिक्त जजिया के रूप में भी लिया जाएगा। अंग्रेजों ने इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए शक्ति प्रयोग का निर्णय किया। सर जॉन चाइल्ड ने बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाला, परंतु अंग्रेजों द्वारा मुगल शक्ति का गलत आकलन करने के कारण सर जॉन चाइल्ड को मुगल सम्राट औरंगजेब से माफ़ी मांगनी पड़ी तथा हर्जाने के रूप में 11,50,000 रुपये भी देने पड़े थे। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हम लोग भी उस पर भी डिस्कस करते चल रहे हैं ताकि अगर प्रश्न तथ्यों से भी बने आपका गलत ना हो। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है उस पर गोला कर लीजिए ताकि प्रश्न पढ़ते वक्त गलत ना हो आपका। तो कभी कभी प्रश्न सही पूछे होते हैं हम लोग, गलत पूछे होते हैं हम लोग सही समझ कर उत्तर दे देते हैं तो प्रश्न गलत हो जाता है।
छोटी छोटी ह्यूमन एरर से आपको बचना है ताकि प्रश्न ज़्यादा सही हो सके। तो 36 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, निरपराध के रूप में गहरे लाल रंग के बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न बनेगा ये आपके सामने। क्वेश्चन है दोस्तों आपका अगला 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्माण फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? कौन नहीं है? तो डी यानी अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा नहीं है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 38 क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये आपका सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? बहुत बार बुकों से प्रश्न पूछा गया है। दारासिको फैजी, अब्दुल कादिर बदायनी, ताजुल माली। तो राइट आंसर 38 का डी, ताजुल माली राइट आंसर है। अकबर के शासनकाल में हितोपदेश का फारसी में अनुवाद मुरफरी उल कुतुब के नाम से ताजुल माली द्वारा किया गया था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? बहुत बार ये प्रश्न पूछा है, गलत बिल्कुल मत करिएगा आप लोग। 39 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, अकबर दूती के रूप में। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका 40 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। 20 प्रश्न और शेष बचे हैं आज की इस सीरीज में, आज की इस प्रैक्टिस श्रृंखला में। निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? नीचे दिए गए सही सहायता कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो भैया चयन कर लीजिए फटाफट। अमृतसर की संधि कब हुई थी? चतुर्थ मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? लाहौर की संधि कब हुई थी? ईस्ट इंडिया की मेवाड़ से संधि कब हुई थी? संधि से प्रश्न बहुत बार पूछे गए और जितने भी कर्नाटक युद्ध, मैसूर युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध और पंजाब युद्ध, इस सब जो युद्ध हुए हैं, आप लोग इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न बहुत बार एग्जामों में बनते चले आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग बताएंगे। 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए देख लेते हैं। चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1799 ईस्वी में अंग्रेजों एवं टीपू के मध्य हुआ था। जो 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों से अमृतसर की संधि हुई थी। मेवाड़ की संधि कब हुई थी दोस्तों? ये 1818 ईस्वी में हुआ था। एवं लाहौर की जो संधि हुई थी ये 1846 ईस्वी में हुई थी। तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित सही है। तो राइट आंसर आइए क्या है? डी सही है यहाँ पे, यानी 1845-46 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण संधि हुई थी हम लोग एक बार उस पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आए गलत ना हो। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1775 से 1782 ईस्वी के बीच। तो ये पहला है, इसे नोट कर लीजिए। दूसरा बनेगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय जो मैसूर युद्ध हुआ था आंग्ले वाला, ये हुआ था 1790 में, 1790 से 92 ईस्वी के बीच। इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा शॉर्ट नोट्स में। अगला प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध। प्रथम जो आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था ये गलत है, यहाँ पे होगा 1824 से 1826। तो बिल्कुल इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं इसके अंतर्गत आप लोग इस टॉपिक को भली भांति तैयार कर लीजिएगा। हम लोग प्रैक्टिस सेट के थ्रू जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। और जो अगला है, अगला क्या है? अगला यहाँ पे है जो द्वितीय आंग्ल ये सिख युद्ध हुआ था, ये हुआ था इसके अंतर्गत 1848 से 49 के बीच हुआ था। कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1848 से 49 के बीच हुआ था। ये रामनगर, चिलियावाला एवं गुजरात के युद्ध जिसमें सिखों की पूर्ण पराजय हुई थी। तो आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो गया? डी। डी इज द राइट आंसर है। मतलब यहाँ पे 2 और 3 सही हैं। मतलब इसमें पूछा सही ना? हाँ सही है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 42 क्वेश्चन देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो क्या है, आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो बिल्कुल आप लोग आंसर बताएंगे। राइट आंसर है 42 का बी, यानी मीर जाफर तथा राय दुर्लभ राय। इंपॉर्टेंट है। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर तथा राम दुर्लभ या सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया तथा इन दोनों के साथ जगत सेठ ने भी इनका साथ दिया था। आइए 43 क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है। इसको भी सूची 1 सूची 2 में मिलाना है, तो मिलाइए भैया। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। यानी 4 3 2 1 राइट आंसर है। तो यहाँ पे मिलाइए फटाफट। 4 पहले का 4 जोनाथन डंकन, बनारस अस्थाई बंदोबस्त, और थॉमस मुनरो ये रैयतवाड़ी है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा है, स्टार कर लेंगे इसे। कार्नवालिस ये है बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, और हाल्ट मैकेंजी महालवाड़ी से संबंधित है। बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो एक बार पुनः देख लेते हैं। थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी है, कार्नवालिस बंगाल स्थायी बंदोबस्त, हाल्ट मैकेंजी महालवाड़ी से संबंधित है। तो राइट आंसर है ए। आइए हम लोग 44 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जल्दी है दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होने वाला है। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। अंग्रेजी आर्थिक नीति को किसने औपनिवेशिक
अर्थनीति की संज्ञा दी थी? तो 44 का राइट आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 45 क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन शेष बचेंगे आज की इसकी प्रैक्टिस सेट में। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? तो किसने कहा था ये? इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें भी बहुत जो सभी कथन कहे गए थे वहाँ से भी प्रश्न बनता है, उस टॉपिक को भी आप लोग अच्छे से तैयार करते हुए चलेंगे। तो 45 का राइट आंसर दोस्तों है ए, यानी सुरेंद्र सेन ने, एसएन सेन या सुरेंद्र सेन ने कहा था। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? किसने किया था इसको? तो राइट आंसर है डी, मतलब विलियम बेंटिंग ने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। और कब किया था? 1829 में। कब? 1829 में किया था। किस अधिनियम के तहत? 17 अधिनियम था 17। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग समझते चलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। आप लोग फटाफट बताएंगे की तरफ संस्थापक और उनके संबंधित जो पत्रिकाएं लिखी गई वो आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आप लोग चारों ऑप्शन देखिए। 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 4 3 1, 4 3 1 2। तो यहाँ से मिला लीजिए, 4 4 3 2 1, ये हो गए। आप लोग फटाफट मिलाते आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी नियुक्त की थी? बहुत बार प्रश्न पूछा गया। 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बहुत बार प्रश्न पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं फटाफट इसे भी। वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? तो इसे स्टार कर लेंगे। कौन है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा बी, भोलानाथ चंद्र। राइट आंसर है बी, बी इज द राइट आंसर है। 50 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं दोस्तों, 10 प्रश्न और शेष बचे हुए हैं। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे दोस्तों? तो बताइए आप लोग किसके आरोप में बनाए गए थे? 50 का सी, लाहौर षड्यंत्र केस में। आइए आगे बढ़ते हैं, 51 क्वेश्चन की तरफ पहुंच गए हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं पर कालक्रम क्या क्या है? मतलब चंपारण कब हुआ था, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था, खेड़ा असहयोग आंदोलन। ये क्रम आपको लगाना है, कौन से सन में कौन सा घटना घटा था, तो आपको बताना भी है। तो जनवरी, एक तरफ से इसका राइट आंसर है बी। तो 1 2 3 4 राइट आंसर है। तो चंपारण कब हुआ था दोस्तों? चंपारण कब हुआ था? आप लोग ये इनका सभी का आंसर आप लोग कमेंट में बिल्कुल बताएंगे, ठीक है? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा ये जो घटनाक्रम है कब कब हुआ था। तो आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आंसर हम लोगों को देखनी है, बी राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था? कौन नहीं था दोस्तों? 52 का राइट आंसर होम रूल आंदोलन, डी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना कब की गई थी या किसके द्वारा की गई थी? तो 53 का राइट आंसर है बी, बीपी वाडिया ने किया था 1918 ईस्वी में। तो इस चीज को समझते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं 54 क्वेश्चन की तरफ। निम्न व्यक्तियों को स्थानों के साथ सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही का उत्तर चयन करना है आपको। 54 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या? 54 का राइट आंसर है ए, यानी बाबा रामचंद्र बिहार हाजीपुर। तो यहाँ से आप लोग इसका देख लेते हैं राइट आंसर, यानी ए है बाबा रामचंद्र, ये फैजाबाद। दूसरा है स्वामी सहजानंद बिहार, वल्लभ भाई पटेल बारदोली, एनजी रंगा गुंटूर आंध्र प्रदेश। ये राइट आंसर है, यहाँ पे देख लीजिए। आइए आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छे दोस्तों, क्योंकि 1932 के सामुदायिक अधिनिर्णय ने स्पष्ट भारत का वर्गीकरण राजनीतिक समुदाय में किया था। उस समय उस समुदाय का नाम बताइए जिसे इस अस्वीकार वर्गीकरण से हटाने हेतु महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। राइट आंसर हो जाएगा 55 का सी राइट आंसर है, परिगणित जातियां, सी इज द राइट आंसर है। आइए अगले 56 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इस जगह आज़ाद भारत की सरकार का उद्घाटन किया था? तो बर्मा, जापान, जर्मनी, सिंगापुर। कहाँ किया था? यह प्रश्न बना है एग्जामों में। 56 का राइट आंसर है डी, सिंगापुर में किया गया था। कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 1943 में किया था। इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वाधीनता विधेयक को ब्रिटिश संसदीय बहस में एक बिना युद्ध के शांति समझौता कहा था? किसने कहा था? इस प्रकार के जो कथन बनते हैं एग्जामों में महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। कौन है राइट आंसर? 57 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, हर्बर्ट सैमुअल ने कहा था। किसने कहा था? हर्बर्ट सैमुअल ने। 58 क्वेश्चन है, एनी बेसेंट है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग भी बताएंगे, आप लोग भी आंसर देखते हुए चलेंगे। 58 का राइट आंसर है सी, सी इज द राइट आंसर है। क्या है? 1 और 3 राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए देखते हैं 59। अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था?
तो 59 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, यानी जोसेफ बपिस्टा राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन होगा आज प्रैक्टिस सेट का, किसका, इतिहास का, निम्न में से कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अरविंद घोष नहीं थे। अब आप लोग जरूर बताएंगे 60 क्वेश्चन में किस मित्र का कितना सही हुआ, कमेंट में आंसर आप लोग जरूर बताएंगे। यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, इसी तरीके से यह प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। 30 नंबर वाले एंड 60 नंबर वाले दोनों लगातार ये सीरीज चल रही है, 30 नंबर एंड 60 नंबर दोनों लगातार ये सीरीज चल रही है जैसे एलटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग सॉल्व करिए, पीवाईक्यू को हम लोग ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है पहले से ही, उसे भी सॉल्व करिएगा। अगली सीरीज कौन सी होगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। तो अगली सीरीज हम सोच रहे हैं दोस्तों अर्थशास्त्र का हो, उसके बाद नागरिक शास्त्र का। आप लोग जरूर बताएंगे किसका सीरीज होना चाहिए, कमेंट जरूर करिएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे अगली सीरीज पाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।